16 जुलाई 1945 यह वह दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक्स बूम को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बूम को बनाने वाले फिजी श्रेष्ठ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको बराबर भी इल्म नहीं था क्योंकि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में तनाव ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बूम ने ओपेनहाइमर को तबाही के ढहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया, जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा आखिर क्यों किया था। फैक्ट शमसम के वीडियोज में सबको स्वागत। नसरीन ओपेनहाइमर ने अपनी जिंदगी में कारनामे तो बहुत से सरअंजाम दिए थे, लेकिन इनको इतिहास में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पर याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही यह बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लास में ज्वाइन न कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्टिंग। हर वक्त से फारिग होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की कोटिगन के निफ्टी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये PhD कंप्लीट कर चुके थे। उनकी नेचर थी कि वह किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पर ही इनकी ज्यादा अटेंशन हुआ करती थी। वो वापस US आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए, जहां तक इनका एटॉमिक बूम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर जर्मनी में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल एटम्स बनाने का टास्क दिया। अब यह एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और युवा मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बूम्स पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर न लिखते। अब होना ये था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए US आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और US आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन को सरफराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यू से काफी इत्तेफाक करते थे और वो भी यह चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बूम्स बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलमोस कहा जाता है। US गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पर टोटल 2 अरब US का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना US मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉसन मॉल में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 वर्कर काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम न पड़ सके। इनमें साइंटिस्ट्स, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स, लोअर स्टाफ भी शामिल था। सबको ये डायरेक्शन दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वो किसी को कुछ ना बताएं। ये अपनी फैमिली को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था। सबको एक फेक नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का रोल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसको सजा दी जाएगी।
यहाँ लेटर्स आते थे लेकिन फेक एड्रेस पर। वो एड्रेस था पीओ बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल सिटी में नेम मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर को खोलकर पढ़ता था और उसके बाद वो आगे भेजा जाता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर जा सकते थे और न ही एग्जिट पास के बगैर यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन था। यहाँ तक कि लॉस एलमोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम नहीं बल्कि पीओ बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक न हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च कर चुके थे। यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। कुदरत में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको अगर मिला ले प्लस कर ले तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक सामने आता है जो है 238। अब साइंसदानों ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद यह नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 236 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट, यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ को कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन मिकदार में एनर्जी पैदा करता है। इसलिए होते ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम्स से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रोसेकंड के अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स को नॉर्मल टीएनटी बॉम्ब्स से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी को चूंटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा ले कि 1 केजी एटॉमिक बॉम्ब्स 3500 केजी टीएनटी के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब्स जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतनी ही तबाही टीएनटी बॉम्ब्स से करनी पड़ती तो अमेरिका को हैरत अंगेज तौर पर 1.5 करोड़ केजी विस्मीय टीएनटी बॉम्ब्स गिराना पड़ता। यह इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब्स में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है यह एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइंड किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। यह एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका को ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये बॉम्ब्स न तैयार कर लें। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बम तैयार हो चुका था और अब बारी थी इस बॉम्ब्स को टेस्ट करने की। जब को टेस्ट किया गया तो इसकी शिद्दत देखकर पूरी दुनिया खौफसदा हो गई। ओपेनहाइमर दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वह खुद भी इस हथियार से खौफसदा हो गए। हैमर सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का एंड। अमित है फैक्ट शमसम की यह वीडियो भी भरपूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलती है अगली संदर वीडियो में।